In the name of Allah, the Omnious, the Merciful. Here I am Mehak Iftikhar with registration number BCH172043, and I'm going to present a topic radioactive disintegration series and rate of radioactive decay. This presentation is presented to Dr. Israr Ahmed and presented by Group 2A. Here are the group members: Mehak Iftikhar, myself, Hafsa Khalid, Farhanda, Ariba, and Naba. Here are the contents which we are going to discuss in whole presentation. The first one is radioactivity. Radioactivity basically हमारे पास किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से उसकी ब्रेक डाउन करके और उसमें से रेडिएशंस के एमिट होने को हम लोग रेडियोएक्टिविटी कहते हैं. और रेडियोएक्टिविटी में हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे आगे, अल्फा एंड बीटा डिके. नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज in which we're going to study uranium series, thorium series, actinium, neptunium series. Last topic will be rate of radioactive decay, in which we will be discuss units of radioactivity. Okay, now what is radioactivity? Radioactivity, the element. सबसे पहले radioactivity की तरफ जाने से पहले हम लोगों ने दो टर्मिनोलॉजी सीखनी है, एक radioactive element और secondly radioactive decay. Radioactive element, the element whose atomic nucleus emit radiation are said to be radioactive. यानी कि वो एलिमेंट जो जिसका न्यूक्लियस हमारे पास रेडिएशन एमिट कर रहा हो उसको हम लोग रेडियोएक्टिव कहेंगे. और अब सेकंड क्या थी? रेडियोएक्टिव डिके. The spontaneous breakdown of the unstable atom is referred to radioactive disintegration or radioactive decay. आप यानी कि किसी भी अनस्टेबल एटम की ब्रेक स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद ब्रेक डाउन होके स्टेबल मॉलिक्यूल में एलिमेंट में कन्वर्ट होने को हम लोग रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं. अब इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो हमारे पास रेडियोएक्टिविटी बन जाएगी. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ और डिके ऑफ अनस्टेबल एटम accompanied by emission of radiation. यानी कि डिसइंटीग्रेशन भी होनी है अनस्टेबल एटम की और उसके साथ रेडिएशंस भी एमिट होनी है, इसको हम लोग रेडियोएक्टिविटी कहेंगे. Next is alpha decay. When a radioactive nucleus decay by the emission of an alpha particle from the nucleus, the process is termed as alpha decay. Alpha emission reduces the atomic mass by 4 and the atomic number by 2. Okay. अब अल्फा डिके में हम लोगों ने सिंपली इसमें हम लोग यूज इसलिए करें कि हम लोगों ने आकर जाके सीरीज पढ़नी है, उसमें हम लोगों ने जाके अल्फा और बीटा डिके कराना है. तो अल्फा डिके में हम लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब जहां पे अल्फा डिके आएगा उसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एटॉमिक मास में से 4 माइनस करने हैं और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करने. जैसे कि यहाँ पे 240 से जब हम लोगों ने इसका अल्फा डिके करा दिया, 240 में से यहाँ से शिफ्ट हो गया है 236 में. ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर था 94 और 94 चेंज हो गया 92 में, मतलब कि यहाँ पे 2 माइनस करा दिया और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट करा दिया. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम having 4 and 2. Next one is beta decay. When a radioactive nucleus decay by the beta particle emission, it is called beta decay. Beta emission increases the atomic number by the 1 with no change of the atomic mass. Okay. अब बीटा एमिशन बीटा डिके में हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अल्फा डिके में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की थी यानी कि डिक्रीज किया था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को. अब बीटा डिके में हम लोगों ने उल्टा करना है. बीटा डिके में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर देना है और एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, कार्बन का एक आइसोटोप है, उसका एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, वो चेंज हो रहा है. अगर हम उसका बीटा डिके कराएं तो वो चेंज हो रहा है नाइट्रोजन 14 7 में. अब ये क्या हुआ है यहाँ पे, उसका atomic mass तो सेम रहा 14 and 14, but there is increase in atomic number by 1. In carbon it is 6 while in nitrogen it is 7 with the emission of electron. Next is radioactive disintegration series. This is our main topic. The whole series of elements starting with the parent radioactive element to the stable end product is called the radioactive disintegration series. बेसिकली रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक एलिमेंट की रेडियोएक्टिव एलिमेंट को हम लोगों ने उसके सीरीज बाय सीरीज हम लोगों ने उसकी ब्रेक डाउन करा के उसको एक स्टेबल एंड प्रोडक्ट में चेंज करना है. और ये सारे जब ये सीरीज हो रही होती है उसमें एमिट क्या हम लोग करवा रहे होते हैं, बीटा एंड अल्फा और बीटा रेडिएशन एमिट हो रही होती है कि हम लोगों ने यहाँ पे बीटा और अल्फा डिके कराना होता है.
ऑल रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिलोंग टू वन ऑफ द सीरीज, यानी कि उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो सारे इन ही सीरीज में लाई कर रहे होंगे। अब ये सीरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले है यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज एंड नेपच्यूनियम सीरीज। अब इसमें से फर्स्ट थ्री जो है यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम, ये नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट नेचुरल है वो इनमें लाई करते हैं, और जबकि कुछ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी हैं वो सारे नेपच्यूनियम सीरीज में लाई करते हैं। फर्स्ट वन इज यूरेनियम सीरीज। यूरेनियम सीरीज, ओके, इन सब सीरीज को याद करने की ट्रिक ऐसे है कि आप यूरेनियम सीरीज को हम लोग 4n+2 सीरीज भी कहते हैं। मैं ये आपको आगे बताती हूँ कि 4n+2 सीरीज को हम कैसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? U238 से। स्टेबल एलिमेंट्स का लेड 206 है। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये उनके मास नंबर लिखे हुए हैं, एटॉमिक मास। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज यूरेनियम 238, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इसकी हाफ लाइफ होती है। और जब ये यूरेनियम सीरीज में कितने हमारे पास अल्फा और कितने बीटा होते हैं जी? हमारे पास इसमें एमिट होते हैं जी 8 अल्फा रेज हमारे पास और 6 बीटा रेज। अब यहाँ पे हम लोग यूरेनियम का फ्लो चार्ट एक डिस्कस करते हैं कि ये सीरीज होती कैसे है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस पॉइंट से यूरेनियम 238 92, इसमें से हम लोगों ने इसका यहाँ से अल्फा डीके होगा। अल्फा डीके, जहाँ पे भी अल्फा डीके आएगा हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि वहां पे एटॉमिक मास में 4- और एटॉमिक नंबर में 2- हो, और जहाँ पे बीटा डीके आएगा वहां पे एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हम लोगों ने यूरेनियम को जब हम लोग थोरियम में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, तो यहाँ पे ये 238 92 से शिफ्ट हो रहा है 234 और 90। अल्फा रे एमिट हो रही है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम 42। नेक्स्ट, थोरियम से हम लोग प्रोटेक्टिनम में चेंज कराएंगे इसका, तो थोरियम 234 90 से 234 91 में चेंज हो रहा है, मतलब कि एटॉमिक मास वैसे ही रहा और एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर गया, यहाँ से बीटा रे इंक्रीज एमिट होगी। उसके बाद वैसे ही अब ये पूरी सारी ये पूरा फ्लो चार्ट है इसी पे बेस करेगा, कहीं भी हम लोग अल्फा पार्टिकल रिमूव कराएंगे, कहीं बीटा। हम लोगों ने ये तब तक कराते रहना है, कब तब तक कराते रहना जब तक हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड स्टेबल कंपाउंड ना हम लोग को एंड प्रोडक्ट ना मिल जाए, व्हिच इज लेड हैविंग 206 एंड 82 एटॉमिक नंबर। यहाँ से क्या किया है जी? प्रोटेक्टिनम के बाद यूरेनियम है, फिर थोरियम है, फिर रेडॉन, फिर रेडियम, फिर रेडॉन, पोलोनियम। इसके बाद पोलोनियम के बाद यहाँ पे दो सिचुएशन आ गई कि अगर इसमें अल्फा डीके होता है तो यहाँ से लेड 214 और 82 बन जाएगा, और अगर इसमें बीटा डीके होता है तो ये एस्टेटीन बन जाएगा। उसके बाद इसके फर्दर बिस्मथ बनेगा, पोलोनियम, और ये इस तरह से करके सब करते करते हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट लेड आ जाएगा। Next series is the thorium series. Thorium series is 4n series. Okay. अगर अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये 4n सीरीज कैसे है। 4n यहाँ पे हमारे मतलब के हमारे पास ये थोरियम का एटॉमिक मास है 232, ठीक है, which is completely divisible by 4। जब हम लोग इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कंप्लीट इसका रिमाइंडर 0 मिलता है, तो यानी कि ये डिवाइजिबल है 4 के, ठीक है, 4n, ठीक है। तभी हम लोग इसके जितने भी एलिमेंट होंगे थोरियम सीरीज के सारे जिनके भी एटॉमिक मास होंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तभी हम लोग उसे कहते हैं 4n सीरीज। पीछे यूरेनियम में था 4n+2, यानी कि उसमें हम लोग उसके डिविजिबल बाय उसका रिमाइंडर हमारे पास 2 रहता है एंड में, ठीक है, तभी हम लोग कहेंगे वो है यूरेनियम सीरीज जहाँ पे 4n+2 रहेगा। थोरियम सीरीज में आ गया। 4n सीरीज का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? थोरियम की 232 से, और इसमें स्टेबल एलिमेंट इसका क्या है? लेड 208, और इसमें एमिट क्या होंगे? 6 अल्फा और 4 बीटा रेज इसमें एमिट होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसका थोरियम सीरीज का। अब इसका भी फ्लो चार्ट, हर जितनी हम लोगों ने सीरीज पढ़नी है उन सबके फ्लो शीट डायग्राम साथ साथ करनी है। ओके, यहाँ ये स्टार्ट हो गई थोरियम से 232 90 से, ठीक है। यहाँ पे भी पहले हम लोगों ने अल्फा निकाला। अल्फा निकाला क्या मतलब हुआ? एटॉमिक मास में से 4- और एटॉमिक नंबर में से 2-। ऐसे क्या हो गया? 228 रेडॉन में शिफ्ट हो गया और 88, ठीक है, 32 से 28 और 90 से 88। नेक्स्ट रेडॉन से एक्टिनियम में चला गया, बीटा एमिशन कर दी। बीटा एमिशन मींस एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज कर देना, 88 से 89 हो गया, और रेडॉन 228 से, ओके दिस इज मिस्टेक हियर, यहाँ पे 228 आएगा। ओके, यहाँ से आगे सिंपल बीटा एमिशन होगी, और यहाँ से आगे अल्फा, और यहाँ से सिंपल ऐसे करते करते हमारे पास जब तक हमारा स्टेबल कंपाउंड नहीं आ गया लेड
स्टेबल कंपाउंड 208 और 82, ये जब तक स्टेबल कंपाउंड नहीं आएगा तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट आ गई एक्टिनियम सीरीज। इसको हम कहते हैं 4n+3 सीरीज, यानी कि जब ये 4 से डिवाइड होती है उसके बाद उसका रिमाइंडर 3 रह जाता है। ये बात हम लोग एमसीक्यू से बात सकते हैं तो हम लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट लिखा है, उसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा है और एटॉमिक मास लिखा हुआ है और हम लोगों को बताना हो कि किस सीरीज में लाई करता है, तो हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे 4n+2+1, ये वाला रूल लगा के हम लोग बता सकते हैं कि किस सीरीज का मेंबर है। अब यानी कि 235, अब इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसका 3 रिमाइंडर रह जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 4n+3 जहां पे भी अगर हम फॉरन क्लिक कर देंगे ये है जी एक्टिनियम सीरीज का मेंबर। ओके, ये स्टार्ट होती है U235 से और एंड होती है लेड 207 पे। इसका एक्टिनियम एज नेम रिप्रेजेंट, एक्टिनियम 227 इसका मेन मेंबर है और इसमें क्या होता है जी 7 अल्फा रेज और 4 बीटा रेज इमिट होती है। नेक्स्ट हम लोग अब एक्टिनियम का फ्लो चार्ट देखते हैं। अब एक्टिनियम स्टार्ट कहां से होता है? यूरेनियम से स्टार्ट होता है, यूरेनियम 235 से। अब ये बात याद रखनी है, एक्टिनियम स्टार्ट होती है U235 से, वाइल यूरेनियम जो थी वो स्टार्ट हो रही थी U238 पे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता रहेगा और ये सब डिफरेंट इनके हाफ लाइफ होती हैं। कुछ मिनट्स लगाते हैं, कुछ ईयर्स लगाते हैं, कुछ डेज लगाते हैं, कुछ वीक्स लगाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड कर रही होती है सिचुएशन पे और उसकी एटम की डिके पे, हाफ लाइफ पे। ओके, अब ये यूरेनियम थोरियम में चेंज हो गया और यहीं से प्रोटेक्टिनम में, एक्टिनम यही मेन इसका सीरीज का मेन मेंबर यही है। उसके बाद ये फर्दर प्रोलॉन्ग होता होता हमारे पास जब तक स्टेबल कंपाउंड लेड 207 नहीं आता तब तक ये सीरीज बरकरार रहेगी। और इस सीरीज में हम लोगों ने पीछे क्या बात की है यहाँ पे कि 7 अल्फा रेज होती हैं और 4 बीटा रेज। अच्छा, मैं बताती हूँ 7 अल्फा कैसे होती है। 1, ये वाली 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5, 6 और 7। ठीक है, अब यानी कि अब बात ये है कि अब या तो एक प्रोसेस होगा, अगर यहाँ पे ये वाला प्रोसेस होता तो यहाँ पे ये बीटा नहीं, बीटा होगा। ठीक है, ये अल्फा नहीं काउंट होगा। अब देखें, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हम लोग एक साइड में अगर प्रोसेस करते आए तो 7 अल्फा रेस एमिट हो गई और उसके इसी तरह से बीटा रेस से हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेपच्यूनियम सीरीज। नेपच्यूनियम सीरीज जहां पे भी आएगी इसके की क्या है 4n+1, यानी कि जब इसको 4 पे डिवाइड इसके एटॉमिक मास को करेंगे तो हमारे पास 1 रिजल्टेंट रह जाएगा, रिमाइंडर 1 रह जाएगा। तो ये 4n+ सीरीज ऐसे होती है। ठीक है, दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच डज नॉट अकर नेचुरली। मैंने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं ये उनकी सीरीज होती है। अच्छा, अब ये नेपच्यूनियम से स्टार्ट होती है और ये बिस्मिथ तक एंड होती है। ठीक है, इसमें 8 अल्फा और 5 बीटा होती है और इसमें बिस्मिथ के बाद इसमें कभी ये बिस्मिथ पे एंड हो जाती है और कभी ये थैलियम पे एंड होती है। ठीक है, नेपच्यूनियम में वैसे अब इसकी भी सीरीज है, ये हम लोग को सब याद करना पड़ेगा। यहाँ से नेपच्यूनियम में ये 237 से इसमें से अल्फा निकाल दिया, वही 237 से 33 हो गया, 93 से 91 हो गया। इस तरह ये फर्दर प्रोलॉन्ग होता होता हमारे पास कभी ये बिस्मथ पे भी एंड कर सकता है और ये थैलियम दोनों पे एंड कर सकता है। ठीक है, ये दोनों इसके स्टेबल कंपाउंड्स हैं। कभी यहाँ तक ये एंड हो सकती है, कभी ये फाइनल प्रोडक्ट थैलियम में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। ओके, अब हम लोगों ने रेडियोएक्टिव डिके पढ़ लिया, अब हम लोगों ने पढ़ना है इसका रेट। जहां पे भी रेट आता है तो हम लोग उसको बात कर सकते हैं कि रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन नेम में लिखी हुई है, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, टाइम के लिहाज से रेडियोएक्टिव डिके का चेंज, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, डिके ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टेक प्लेस बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम एंड इज द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम। बेसिकली जो ये हमारे पास रेडियोएक्टिव डिके का रेट होता है ये डिपेंड कर रहा होता है अनडिके एटम ऑफ आइसोटोप तभी। और ये देखें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है -dn/dt डायरेक्टली रिलेटेड टू n, यानी कि अगर हमारे पास अगर ये टाइम देखें तो टाइम इसके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम के इनवर्स रिलेशन में, तब ये ग्राफ हमारा इस तरीके से शो कराया गया है, ये इनवर्स रिलेशन को करा रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग किसी के हाफ लाइन देखें तो हमारे पास जितना अनडिके एटम कम रहता होगा उसका टाइम उतना ज्यादा गुजर चुका होगा। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, dn/dt और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करके हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा यूज किया था, लैम्डा व्हिच इज डिकेड कांस्टेंट। और यहाँ पे माइनस, इसका क्या मतलब हो गया था कि रेट ऑफ डिक्रीज इन
means the rate of decrease in number of a radioactive elements, यानी कि ये रेट डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारे पास डिके एलिमेंट्स अनडिकेड एलिमेंट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हमारे पास अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, जब 1 dt इक्वल्स टू 1, ये इस इक्वेशन में जब dt 1 हो जाएगा एंड इधर जाके मूव कर गया और तो ये इसके बाद लैम्डा लैम्डा के इक्वल हो गया। अब लैम्डा की यहाँ पे डिके कांस्टेंट की हम डिफाइन कैसे करें, प्रोपोर्शन ऑफ एटम ऑफ एन आइसोटोप डिकेइंग पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग इसके यूनिट्स की कुछ बात कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो एसआई यूनिट होता है उसका वो होता है बैकरल होता है, एसआई यूनिट इसका होता है बैकरल। ठीक है, 1 becquerel equals to 1 dps. What is dps? Disintegration per second. ठीक है, और हम लोग आम रूटीन में इसका यूनिट क्यूरे भी यूज करते हैं। क्यूरे का मतलब क्या होता है कि 1 क्यूरे इक्वल्स टू 3.7 into 10 to the power 10 becquerel, मतलब कि इतने एटम्स जो हैं पर सेकंड डिसइंटीग्रेट होते हैं पर सेकंड। ठीक है, क्यूरे हमें ये बता रही होती है 3.7 into 10 to the power 10 एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकंड। ओके, इसका और न्यू यूनिट इन्वेंट किया साइंटिस्ट ने व्हिच इज रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 to the power 6 dps which is equal to 10 to the power 6 becquerel। अब ये सब इंटरचेंजिंग हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दिस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन आवर सिचुएशन। Okay, this is all about my presentation. If you have any query, then I'm here to assist you. Thank you so much for your attention.